नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना से रिलेटेड। ये नई स्कीम है जो भी लॉन्च की है, तो हमें स्कीम में ये ध्यान रखना है कि इस स्कीम का पर्पज क्या है। तो नाम से भी पता लग रहा है सूर्योदय योजना, तो मतलब सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। एम क्या है इसका? टू हेल्प पीपल सेट अप सोलर पैनल्स एट देयर होम with the target of installing rooftop solar on 1 करोड़ हाउस होल्ड। 1 करोड़ हाउस होल्ड पे सोलर रूफटॉप इंस्टॉल करवाने का टारगेट है इंडियन गवर्नमेंट का। ठीक है, तो एम लिख लेना। एम क्या है स्कीम का और स्कीम का नाम। हाँ, इसी और हुई। रिन्यूएबल मिनिस्ट्री के अंडर में आती होगी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में है। मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी। वैसे तो सोलर रूफटॉप की जो स्कीम है पुराने से चल रही है, लेकिन इसमें जो टारगेट लिया है गवर्नमेंट ने कि हम 1 करोड़ सोलर रूफटॉप इंस्टॉल करवाएंगे। रूफटॉप में इंडिया में गुजरात नंबर 1 है। गुजरात नंबर 1 स्टेट इन सोलर रूफटॉप एनर्जी प्रोडक्शन। और राजस्थान ओवरऑल सोलर में है। और सोलर एनर्जी के लिए जो मेन मिशन है इंडिया का या वर्ल्ड का बोल लो, वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में बना था और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। ऊपर लिख रहा हूं हेडक्वार्टर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाली 102nd कंट्री है न्यूजीलैंड। अभी 2024 में 102 कंट्री हैं जिन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को एक्सेप्ट किया हुआ है, और उसको एक्सेप्ट करने वाली लास्ट कंट्री जो है वो न्यूजीलैंड है, क्योंकि नॉर्मली एग्जामिनर लास्ट पूछ लेता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये ज्वाइंट इनिशिएटिव था ऑफ इंडिया एंड फ्रांस। फ्रांस और इंडिया का ज्वाइंट इनिशिएटिव था, मतलब इन्होंने प्रपोज किया था। और आईएसए को, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को प्रपोज किया गया था COP21 में, जो हुई थी 2015 में पेरिस के अंदर। इसका दूसरा नाम है पेरिस क्लाइमेट
डील। COP की फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मतलब किस जो भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कंट्रीज हैं, ठीक है, उन सबको मिला के बोला जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, ये COP 21 जो हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21, ये थी UNFCCC की। और ये थी किसकी? ये COP 21 थी UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन का एक फ्रेमवर्क है जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक्टिविटीज में डील करता है कि क्लाइमेट चेंज ना हो। ठीक है, तो इसकी 21st मीटिंग हुई थी पेरिस में 2015 में। वहां पे इंडिया और फ्रांस ने ज्वाइंटली इनिशिएटिव लिया था ISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ठीक है, अभी इसकी COP 29 जस्ट कंप्लीट हुई है। ठीक है, बाकू अजरबैजान में। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना, इसकी COP 29 हुई है अभी 2024 में, बाकू, जो अजरबैजान की कैपिटल है। अजरबैजान कहाँ की कंट्री है? हाँ, सेंट्रल एशियन कंट्री है, कैस्पियन सी के नियर बाई है अजरबैजान। और बाकू अजरबैजान में और क्या इंपॉर्टेंट हुआ था बाकू में? 2 इवेंट और हुए थे वहां पे इंपॉर्टेंट। एक तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि वहां पे नैम की फर्स्ट मीटिंग हुई थी, नॉन अलाइन मूवमेंट की पहली मीटिंग हुई थी बाकू में। ठीक है, और दूसरा 2006 में बाकू में एक मीटिंग हुई थी और उसमें जो प्लूटो था उसको प्लेनेट की कैटेगरी से हटा दिया था। प्लूटो जो प्लेनेट की कैटेगरी में था उसको वहां से हटा दिया था। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है एक, पढ़ा होगा आप लोगों ने ज्योग्राफी में, ऐसा हो नहीं सकता। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन पढ़ा है आप लोगों ने, ज्योग्राफी में पढ़ाया होगा सबने। अगर आपने पहला चैप्टर किया है फिजिकल ज्योग्राफी, कौन सा पहला चैप्टर? यूनिवर्स कर लिया ना, तो है सेकंड है, तो उसमें है ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये स्पेशल एजेंसी है UNO की, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन स्पेशल एजेंसी है UNO की। ठीक है, जैसे WTO, WHO ये स्पेशल एजेंसी है, तो ये भी स्पेशल एजेंसी है। हेडक्वार्टर है पेरिस। प्रहलाद जोशी, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर भी यही है इंडिया के। डन, ये डन यहां तक। पेरिस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, और उनके अकॉर्डिंग किया है, आप लोगों को याद ही नहीं है, उस बुक में लिखा भी हुआ है 88 कॉन्स्टिलेशन हैं जो इन्होंने अप्रूव कर रखे हैं टोटल वर्ल्ड में। हेडक्वार्टर नहीं है? ठीक है, 88 कॉन्स्टिलेशन लिखा हुआ है। ठीक है, हो गया डन। रिन्यूएबल एनर्जी को लेके इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट। रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया 4th प्लेस पे है। चाइना सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, फिर USA, फिर जर्मनी और फिर इंडिया।
और 2070 तक भी हमारा कोई एक टारगेट है? नहीं, कार्बन, हाँ, फुटप्रिंट को जीरो करने का, कार्बन न्यूट्रलिटी। या जीरो एमिशन बोल लो, जीरो एमिशन का टारगेट है हमारा। और इंडियन रेलवे का है 2030 तक कार्बन न्यूट्रल होने का। 40 है, 47 तो हम लोगों का डेवलप्ड होने का टारगेट है कि वी वांट टू बी अ डेवलप्ड नेशन। 30 है शायद, चेक कर लेना बाकी एक बार, 30 होना चाहिए। फोर्टी है, 40 है तो 40 कर लो, किया था शायद हमने पहले एक बार। ठीक है, 40 कर लो। इंडियन रेलवे का टारगेट 2040 तक। नहीं, 30 है। है मिनिस्टर कौन है रेलवे के? अश्विनी वैष्णव। किसको? कार्बन न्यूट्रल टारगेट है इंडियन रेलवे का, कार्बन न्यूट्रल टारगेट है 2030 तक। मतलब 2030 तक इंडियन रेलवे 2030 के बाद ऐसा सिस्टम डेवलप कर लेगा, उसके बाद वो कार्बन को रिलीज नहीं करेगा, जितना रिलीज करेगा उतना ही एब्जॉर्ब करने का प्रोविजन होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाते हैं। ग्रीन कॉरिडोर ऐसे कॉरिडोर होते हैं जहां पे तो या तो रेलवे जो है, अभी जो रेलवे चलता है हमारा, वो या तो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है या फिर कोल से चल रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे हो जाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी से रेलवे चल रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग थर्मल से प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली कोल बर्न करके यूज कर रहे हैं। या तो डायरेक्टली हम ट्रेन में ही कोल बर्न करें, वहीं से एनर्जी बनाएं और ट्रेन चले, जो पुरानी मूवी में आप लोगों ने शायद देखा भी हो। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है कि रेलवे जो है इलेक्ट्रिसिटी से चले। अब इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? तो फिलहाल तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कोल को बर्न करके ही बनाई जाती है। तो इंडियन रेलवे चाह रहा है कि हम ग्रीन कॉरिडोर बनाएं, ऐसे कॉरिडोर जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस की जाए वो रिन्यूएबल एनर्जी से की जाए और उससे हम ट्रेन को रन करें। ठीक है, ग्रीन कॉरिडोर बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत ज्यादा हम ग्रीनरी लगा देंगे वहां पे। ग्रीन कॉरिडोर मतलब ऐसे कॉरिडोर होंगे जहां पे जो एनर्जी यूज की जाएगी वो रिन्यूएबल से प्रोड्यूस होगी और जो व्हीकल चलेंगे वो भी रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके ही चलेंगे। डन। इसमें भी हमने थोड़ी देर पहले एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा था, सॉरी एक ट्रीटी UNFCCC 1992 में अर्थ समिट हुई थी। ये किया था हमने पहले, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। और वहां पे अर्थ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इंपैक्ट से, उस पर डिस्कशन हुआ। और वहां से 3 चीजें निकल के आई थी, UNFCCC, UNCBD और UNCCD, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर बायोडाइवर्सिटी और यूनाइटेड नेशन
कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, क्योंकि डेजर्ट नहीं बढ़ेगा तो ग्रीनरी रहेगी, ग्रीनरी रहेगी तो कार्बन उतना ही एब्जॉर्ब किया जाएगा। क्लियर? अभी तो इनकी हर साल सीओपी होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अभी हमने पढ़ा इसकी सीओपी 29 हुई है 2024 में बाकू में। ठीक है, इसकी सीओपी 16 हुई है अभी काली कोलंबिया। ठीक है, और इसकी भी अभी सीओपी 16 हुई है रियाद, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। ये सब 2024 में हुई है। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूजुअली 2 साल के बाद होती हैं या 1 साल के बाद भी हो जाती हैं, लेकिन कई बार कुछ इंटरनेशनल कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा हो तो नहीं भी होती हैं। जैसे रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से नहीं हुई 1 साल, ठीक है, कोरोना की वजह से 1-2 साल नहीं हुई, तो बीच बीच में ऐसा हो जाता है, गैप भी आ जाता है। तो इनका नंबरिंग ऐसा कोई कांस्टेंट नहीं है, बस हमें इस साल वाली करंट वाली ध्यान रखनी है कि करंट वाली कहाँ पे हुई है। UNFCCC और UNCCD इन दोनों का सेक्रेटरीट है बोन, जर्मनी में। ठीक है, और CBD का सेक्रेटरीट है मॉन्ट्रियल में, कनाडा। हाँ, BONN। तो उनके सेक्रेटरीट भी याद रखना कहाँ कहाँ पे हैं। मॉन्ट्रियल में और किसका हेडक्वार्टर पढ़ा था हमने? वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और इंटरनेशनल सिविल एविएशन एजेंसी। ठीक है, डन। लिखो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जामिनर। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और हमारा बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 लिखा हुआ है, ये मैंने कई बार लिखवाया पहले भी। ठीक है, देन यूनाइटेड, ये लिख लिए दो, बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, टू कॉम्बैट COMBAT, कॉम्बैट का मतलब कम करना, टैकल करना, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, तो डेजर्टिफिकेशन को कम करने के लिए। इनकी ये भी याद रखना कि कौन सी COP हुई है नंबर, जो 2024 में हुआ है अभी। ठीक है, डन। जो इसका ये CBD हम लोगों ने किया है, इसके 2 एग्रीमेंट और हैं। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए 2 एग्रीमेंट हैं। एक एग्रीमेंट है नगोया प्रोटोकॉल, जिसको बोला जाता है ABS, सॉरी नोट C,
नगोया प्रोटोकॉल इज टू इम्प्लीमेंट यूएनसीबीडी, ठीक है, मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी क्या बोलता है कि वी हैव टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी, हम लोगों को बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना है और इंक्रीज करना है। उसके लिए एक प्रोटोकॉल है नगोया प्रोटोकॉल, नगोया जापान के अंदर है, ठीक है। तो नगोया प्रोटोकॉल इज अबाउट एबीसी, एबीएस का मतलब है एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग का मतलब ये है कि अगर किसी बायोडाइवर्सिटी से किसी भी कंट्री को कोई बेनिफिट मिल रहा है तो वो उस बेनिफिट को पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर करेगा, ठीक है। एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। इफ एनी कंट्री हु इज द सिग्नेटरी ऑफ यूएनसीबीडी, जिसने ये साइन कर रखा है, और मोस्ट ऑफ कंट्रीज ने साइन कर रखे हैं ये, इंक्लूडिंग इंडिया, तो अगर उनको किसी बायोडाइवर्सिटी से कोई पर्टिकुलर बेनिफिट का पता लग रहा है कि ये हो रहा है तो वो उसको पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर करेगा, ठीक है। एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। दूसरा है कार्टाजीना प्रोटोकॉल। फॉर LMOs। कार्टाजीना कोलंबिया में है, नगोया जापान में है। LMOs का मतलब है लिविंग मॉडिफाइड organisms, living modified organisms means if any country is modifying any organism, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से किसी भी ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई किया जा सकता है आज के टाइम पे। सो इफ एनी कंट्री इज मॉडिफाइंग एनी ऑर्गेनिज्म then they will inform the convention before migrating that organism from one country to another country. Suppose इंडिया ने कोई LMO बना लिया, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, उनको लग रहा है कि इस ऑर्गेनिज्म को अगर मॉडिफाई कर देंगे तो इससे कुछ बेनिफिट मिल सकता है। जैसे अभी एक टेक्नोलॉजी है जिससे क्या होता है, मलेरिया जो पैरासाइट है ना, तो मलेरिया पैरासाइट में फैलता है फीमेल मॉस्किटो से, ठीक है। तो मेल मॉस्किटो जो होता है उसके अंदर एक बायोटेक्नोलॉजी से कुछ चेंज लाके उसमें ऐसा प्रोविजन किया गया है कि जब फीमेल मॉस्किटो मेल मॉस्किटो के टच में आएगा सो फीमेल मॉस्किटो विल डाई, ठीक है। तो वो बायोटेक्नोलॉजी से ऐसे चेंजेस किए जा सकते हैं। तो ये हो गया लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर दिया गया है। तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करके ट्रांसपोर्ट करने से पहले दूसरी कंट्री में, उससे पहले इस कन्वेंशन की सिग्नेटरी कंट्रीज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। रीजन बीइंग कि ऐसा भी हो सकता है कि वो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म किसी दूसरी कंट्री में जाके डोमिनेंट स्पीशीज बन जाए और बायोडाइवर्सिटी को लॉस भी कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए एक कन्वेंशन है जिसको बोलते हैं LMOs, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के माइग्रेशंस को बैन करता है ये एक तरह से, या प्रायर कंसेंट चाहिए, या लिख लो प्रायर कंसेंट इज रिक्वायर्ड टू माइग्रेट LMOs एज पर कार्टाजीना प्रोटोकॉल। प्रायर कंसेंट, प्रायर का मतलब क्या होता है रवि? तो पूछो यार क्या होता है? पहले, प्रायर मतलब पहले, ठीक है। प्रायर कंसेंट इज रिक्वायर्ड, PRIOR, prior consent is required to migrate LMOs, living modified organisms, ठीक है। तो ये दो कन्वेंशन हैं, ये दो प्रोटोकॉल्स हैं जो CBD के अंडर में आते हैं, ठीक है। एक हमने पढ़ा था वो CBD के अंडर में नहीं आता, स्टॉकहोम कन्वेंशन फॉर POPs, ठीक है। तो एग्जामिनर कई बार ये पूछ लेता है, ये प्रोटोकॉल दे देगा, दिस प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू व्हाट, जैसे नगोया प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू व्हाट, तो वो एक ही लाइन देगा, बहुत बड़ा एक्सप्लेन नहीं करेगा। रिलेटेड टू व्हाट? LMOs, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन रिलेटेड टू परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ठीक है।
पीओपीज को बैन करने के लिए है, स्टॉकहोम कन्वेंशन। ठीक है, तो ये इनके कीवर्ड याद रखना प्रोटोकॉल्स के, एलएमओज, एबीएस और स्टॉकहोम में पीओपीज। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है जगदीप धनखड़। कौन है जगदीप धनखड़? वाइस प्रेसिडेंट। इनोग्रेट हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन। तो ये लिख लेना सिर्फ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसने इनोग्रेट किया है। हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन इज टू commemorate the 75th year of India as Republic। हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन इज टू commemorate the 75th year of India as Republic। तो 2024 में हमारे रिपब्लिक होने के 75 ईयर कंप्लीट हो गए। 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक हुए थे। ठीक है, हमारा पहला रिपब्लिक डे था। और 26 जनवरी 2024 को हमने 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है। तो हमारे रिपब्लिक होने के 75 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। युविका, क्या होता है रिपब्लिक? हेड ऑफ द कंट्री, इलेक्टेड वन। गुड। तो कैंपेन का नाम याद रखना और ये कैंपेन क्यों स्टार्ट किया गया है वो याद रख लेना बस। नेक्स्ट न्यूज है इंडियन नेवीज आईएनएस विशाखापट्टनम वाज डिप्लॉयड टू द गल्फ ऑफ एडन। इंडियन नेवल शिप, आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। तो डायरेक्ट एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि गल्फ ऑफ, एक तो गल्फ ऑफ एडन की लोकेशन, कि गल्फ ऑफ एडन कहाँ पे है। ठीक है, ये रही गल्फ ऑफ एडन यहाँ पे। ठीक है, ये गल्फ ऑफ एडन है कहाँ पे? सोमालिया के ऊपर और यमन के बीच में। तो पोजीशन ये भी याद रखनी है कि बिटवीन सोमालिया एंड यमन, और इधर जिबोती है। तो इन तीन कंट्रीज के बीच में आता है, सोमालिया, जिबोती और यमन के बीच में है। ठीक है, तो इसकी पोजीशन याद कर लो, गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन इज ए पार्ट ऑफ अरेबियन सी, और अरेबियन सी इज ए पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। और ये आइलैंड हमने पढ़े थे पहले, स्कोत्रा आइलैंड। ठीक है, बिलोंग टू यमन, कहाँ है? इंडियन ओशियन में है। तो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और कहाँ पे है ये? और यहाँ पे कौन सा रेबेल ग्रुप पढ़ा था हमने? ह्यूदीज। एक सिया मिलिटेंट ग्रुप है। और ये बलब मंदाब पढ़ा है आप लोगों ने? क्या है ये? स्ट्रेट है जो कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ एडन को रेड सी से। तो गल्फ ऑफ एडन को रेड सी से कनेक्ट करता है बलब मंदाब। क्या होता है स्ट्रेट? क्या होता है? दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करे। हाँ, दो वाटर बॉडी को क्या कनेक्ट करे? एक नैरो वाटर बॉडी, ऐसे बोलो। गल्फ स्ट्रेट इज ए नैरो वाटर बॉडी कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडी, जिसको बोलते हैं स्ट्रेट। तो बलब मंदाब जो है वो कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ एडन को, ब्रैकेट में लिख लेना अरेबियन सी को, इधर ऊपर रेड सी से। डन। तो बस ये इतना याद रख लेना। हम लोगों ने ये एक ब्रिटिश ऑयल टैंकर था जिसने हेल्प की डिमांड की थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पायरेट्स होते हैं, सोमालियन पायरेट्स
जो है सोमालियन पायरेट्स काफी होते हैं यहाँ पे, तो जो ऑयल टैंकर आते हैं या कोई भी दूसरे टैंकर आते हैं स्वेज कैनाल से, ठीक है, उन पे वो अटैक कर देते हैं, ठीक है। और ये ऊपर सेनाई पेनिनसुला है, ये वाला पार्ट, ये सेनाई पेनिनसुला। पेनिनसुला तो पता होगा, तो सेनाई पेनिनसुला बिलोंग टू विच कंट्री? इजिप्ट, ठीक है। और स्वेज कैनाल यहीं पे है, ये वाले हिस्से में स्वेज कैनाल यहाँ पे है। और इसके साथ साथ फिर ये दोनों बॉडी भी ध्यान रख लेना, गल्फ ऑफ एक्वा और गल्फ ऑफ स्वेज। गल्फ ऑफ एक्वा एंड गल्फ ऑफ स्वेज आर द पार्ट ऑफ रेड सी, दोनों रेड सी का पार्ट है। AQAB क्या हुआ? हाँ, AQAB। डन। तो डायरेक्टली आपसे ये पूछ सकता है कि गल्फ ऑफ एडन में इंडिया का कौन सा शिप गया है, INS विशाखापट्टनम, या INS विशाखापट्टनम को हमने कहां पे डिप्लॉय किया था, ठीक है, तो गल्फ ऑफ एडन में डिप्लॉय किया था, इंडियन नेवल शिप। क्योंकि इंडियन ओशियन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो इंडिया को प्राइमरी हेल्पर माना जाता है यहाँ पे, कि इंडिया जो है वो हेल्प करने के लिए जाएगा। हालांकि जो ये ब्रिटिश ऑयल टैंकर था, ठीक है, स्टिल इंडिया हेल्प के लिए गया, क्योंकि हम शो करते हैं कि इंडियन ओशन में इंडिया का दबदबा है, मतलब इंडियन ओशियन रीजन जो है वो बिलोंग टू इंडिया। तो उसको मेंटेन रखने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे दिखाने के लिए, ठीक है, तो हम लोग हेल्प करते हैं। किसी की भी कोई भी अगर हेल्प डिमांड करे तो इंडियन नेवी जो है उसकी हेल्प करती है। हाँ, इंटरनेशनल वोटर हो जाता है ना काफी जगह पे। तो देन नेक्स्ट न्यूज है, फ्लिपकार्ट को फाउंडर लॉन्च ई कॉमर्स स्टार्टअप ओपन डोर। तो हमें याद रखना ओपन डोर, ठीक है, क्या है? ई कॉमर्स स्टार्टअप है, किसका? फ्लिपकार्ट के फाउंडर बिनी बंसल का, और दूसरे फाउंडर हैं सचिन बंसल। ये दोनों फ्लिपकार्ट के फाउंडर हैं, सचिन बंसल और बिनी बंसल। और इसमें से बिनी बंसल ने एक ई कॉमर्स स्टार्ट किया है नया, ओपडोर। B2B प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? business to business. मतलब एक मतलब ये डायरेक्टली कस्टमर को सेल नहीं करेंगे। एक तो था B2C, जो बिजनेस टू कस्टमर सेल करता है, तो ये एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को, मतलब लार्ज बिजनेस हाउस स्मॉल बिजनेस हाउस को सेल करते हैं, तो उसको B2B बिजनेस बोलते हैं। ये दोनों फ्लिपकार्ट के को फाउंडर हैं। कहीं ये ओपन डोर के सोचो, ओपन डोर तो फ्लिपकार्ट के को फाउंडर बिनी बंसल ने लॉन्च किया है। क्या है ओपन डोर? ई कॉमर्स स्टार्टअप है इनका। ई कॉमर्स मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स थ्रू एन ऐप, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, एक ऐप के थ्रू बाइंग और सेलिंग करना। वैसे इस बात की पूछे जाने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी याद रखना ये B2B प्लेटफॉर्म है। यही पूछ सकता है, ओपडोर इज ए B2B, B2C, ठीक है, किस टाइप का प्लेटफॉर्म है।
डन। नेक्स्ट न्यूज है नेपाल टू ऑफर 10,000 मेगावाट ऑफ पावर टू इंडिया। तो यही याद रखना है एज इट इज न्यूज हमें कि नेपाल ने इंडिया को ऑफर किया 10,000 मेगावाट ऑफ पावर, कि हम आपको 10,000 मेगावाट पावर दे देंगे। इंडिया इज ए पावर हंग्री कंट्री, मतलब इंडिया की पावर नीड बहुत ज़्यादा है, पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, और जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होगा वैसे वैसे पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पावर कंजम्पशन से ही चलता है। तो पावर कंजम्पशन की नीड हम लोगों की बहुत ज़्यादा है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू। किसका हेडक्वार्टर पड़ा था काठमांडू में? सार्क का हेडक्वार्टर, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। किस एक्रोनिम से याद किया था? हाँ, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और मालदीव्स और अफगानिस्तान। अंडमान निकोबार तो इंडिया का ही पार्ट है। इंडिया और नेपाल के बीच में काला पानी एक प्लेस है जो उत्तराखंड और नेपाल की बॉर्डर पे लगता है। तो इस प्लेस को लेके इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। तो काला पानी इज ए डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। डन। और माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का वो यहीं पे है, नेपाल में ही है, ग्रेटर हिमालयाज का पार्ट। अभी पढ़ोगे आप, इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट की है? इसी को करो, नेक्स्ट न्यूज तो काफी एक्सप्लेन करनी है मुझे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।